हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम आपका ले आए हैं एक नई कॉमिक सुपर कमांडो ध्रुव की, जिसका नाम है जंग। तो आइए शुरू करते हैं इस स्पेशल कॉमिक के साथ। दुश्मन को मारने के लिए हथियार चलाना तो लाखों हाथों को आता है, लेकिन निशाने को नष्ट करने के लिए खास हथियार बनाना कुछ चुनिंदा हाथों के बस की बात है। जुर्म की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के खास निशाने पर कई सालों से कुछ खास लोग विद्यमान हैं: नागराज, डोगा, स्टील, तिरंगा और अब शक्ति। लेकिन दो जो कांटे जुर्म की दुनिया पर का की छाती पर काफ़ी गहरे धसे धसे हुए हैं, वे हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। और आज इन में से एक कांटा निकलने वाला है, क्योंकि वह खास दिमाग और एक जोड़ी हाथों ने वह हथियार बना लिया है जो सुपर कमांडो ध्रुव का नामो निशान तक मिटा सकता है। और उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद चलता है। नक्षत्र, हर चीज़ में तुझसे बढ़कर है ध्रुव, दिमाग में, ताकत में और कौशल में भी। मेरी उम्र भी तुझसे ज़्यादा लंबी है, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है, अभी तक कई सालों का था, वह सिमट कर एक पल का रह जाएगा। लेकिन नक्षत्र जिएगा और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी हस्ती मिटाने की खुशी मनाने में बिताएगा। आज ख़त्म हो गया मेरा इंतज़ार, जिसमें एक एक पल एक एक युग की तरह बीता। और ख़त्म हो गया तू और जीत गया नक्षत्र ये जंग। कहते हैं कि खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और चाहो तो शैतान भी। और इस बार खोजने वाले की लंबी खोज आकर ख़त्म हुई राजनगर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीसपुर शहर में लगे रोहिणी सर्कस पर, जो मशहूर था तो सिर्फ एक महान गुणी कलाकार नक्षत्र के कारण, जो जब अपने कारनामे दिखाता था तो मौत भी पीछे की सीटों पर दुबक जाती थी। ऐसे कारनामे जो ना तो पहले कभी किसी ने सोचने की जहमत उठाई और ना ही करने की हिम्मत। सर्कस जगत में ध्रुव के बाद यह पहली बार हो रहा है कि सर्कस के शो किसी एक कलाकार के दम पर हाउसफुल जा रहे हैं, क्योंकि इस कलाकार नक्षत्र का पालन पोषण भी संयोगवश ध्रुव की तरह ही हुआ है, इसलिए यह भी उसी की तरह हर फन में माहिर है। वैसे तो यह गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी भी रह चुका है, पर सर्कस में हुए एक हादसे में अपने पिता के अपंग हो जाने के बाद यह अपने सर्कस में शो दिखाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि एक तो इसने अपने पिता और उनके व्यवसाय से बहुत प्यार है, और दूसरे सर्कस में नए नए कमाल दिखाने से। मैं बरसों से ऐसे ही किसी शख्स को ढूंढने के लिए भटक रहा था, जिसे मैं वह ध्रुव का हथियार बना सकूं जो ध्रुव को काट डाले। और यह नक्षत्र ध्रुव की काट है, संपूर्ण काट। इसलिए मैंने मुँह मांगे दाम देकर इस सर्कस को खरीद लिया, ताकि इस लड़के नक्षत्र और इसके बाप की ज़िंदगी पर मेरी सील लग जाए। ध्रुव ने मेरे ग्लोब सर्कस को ब्लैकलिस्ट करके उसको तबाह करने के साथ साथ मुझे भी हाई वोल्टेज का करंट लगाकर हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। यह तो मेरी किस्मत थी कि अस्पताल में सालों तक जिंदा लाश बनकर पड़े रहने के बावजूद मैं बच गया। लेकिन उस दौरान भी मैं सर्कस बंद होने के बावजूद तुम नमक हलाल करा करो का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने भी तो आपका साथ नहीं छोड़ा बॉस। आपका दुश्मन सिर्फ आपका नहीं, हमारा हम सबका दुश्मन है। उसने हमारे पेट और धंधे दोनों पर लात मारी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही बॉस, नक्षत्र तो एक सीधा साधा लड़का है, वह आखिर ध्रुव से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? उसको आप हथियार बनाएंगे कैसे? दोस्त बनने में वक्त लगता है, शॉर्ट दुश्मन बनने में नहीं। मैं इसकी सीधी दुश्मनी ध्रुव से नहीं कराऊंगा, जरा तिरछी करवाऊंगा। तुमने कमिश्नर रंजन के बारे में वह पता लगाया जो मैंने कहा था चेरी? हाँ। हाँ, वह एक तारीख को अपनी तनख्वाह के पैसे बैंक से निकलवाने जाता है, क्योंकि उसके तनख्वाह सीधी बैंक में जमा करा दी जाती है। मैंने अपने सर्कस का अकाउंट भी उसी बैंक में खुलवा दिया है। वेरी गुड।
मुझे तुम्हारी यही अदा पसंद है चेरी। तुम एक काम शुरू करने को कहो तो तुम उसे ख़त्म करके ही मेरे पास आती हो। एक एक तारीख तो परसों ही है। हमको भी अपने सर्कस कर्मियों को तनख्वाह बांटनी है। जरा नक्षत्र के बाप आकाश को बुलाना। परसों परसों उसे भी हमारे साथ बैंक जाना है। वहीं पर उसका अकाउंट बंद करा देंगे। किसी भी महीने की आखिरी तारीख की रात लुटेरों के लिए काफ़ी व्यस्त होती है। तुम सरकारी कर्मचारियों को हम दूर से ही ताड़ लेते हैं बेटे। हम तेरे बाप हैं। सारी तनख्वाह अकेले घर ले जाएगा क्या? ऐसा है, इस बार तू ये माल अपने बाप को दे दे। अगले महीने तू अपनी तनख्वाह घर ले जाना। ये गलत बात है, छोड़ दो मुझको। ले, छोड़ दिया तुझको। अब चुपचाप पतली गली से निकल ले, वरना तेरी बोटी बोटी वैसे ही काट डालेंगे जैसे 1 महीना पहले तेरे ही एक भाई बंद को काट डाला था। एक तो घूसखोर पैसे देने से आनाकानी कर रहा था और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। ओह, मेरे बिना मेहनत किए ही तुमने सब कुछ उगल दिया, वरना 1 महीने से पुलिस बेचारे ना जाने किस किस पर शक करते घूम रहे थे। ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ? ये बदल कैसे गई? अभी तो सिर्फ आवाज़ बदली है। तो आवाज़ बदली है, शक्ल बदलने तो अभी बाकी है। सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ, मैंने जब महीने भर से पुलिस को उस बेचारे सरकारी क्लर्क के हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला तो मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जिस एक क्लर्क की तनख्वाह छीनी है वह दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह छीनने की कोशिश ज़रूर करेगा और उसी स्थान के आसपास करेगा जहां उस क्लर्क की लाश मिली थी। कातिल कितना भी मामूली अपराधी हो, पर होता तो हत्यारा ही है। और अगर उसे यह आभास हो जाए कि वह पकड़ा जाने वाला है और उसे उम्र कैद या फांसी हो सकती है, तो वह चूहे से भेड़िया बन जाता है। तूने हम तक पहुंचकर गलती की ध्रुव, और सच्चाई जानकर तूने खुद अपनी ही चिता की लकड़ियां सजा ली है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह चाकू निकाल के उसकी तरफ ध्रुव की तरफ लपका। दिमाग से पागल या क्रोध से पागल हुए इंसान की एक खासियत होती है, वह दूसरे को चोट पहुंचाने में तो एक खास आनंद महसूस करता है, लेकिन अपने शरीर की चोटों का उसे एहसास नहीं होता। आह, वह तो बस अपने प्रतिद्वंदी को फाड़ खाने के लिए बेताब रहता है। लेकिन भेड़िए चाहे गिनती में जितने भी हों और शेर अकेला हो, फिर भी भेड़िए शेर का शिकार नहीं कर सकते। यह सत्य शहर में उतना ही सत्य है जितना कि जंगल में। अब जब तुम जेल में उम्र कैद काटोगे तो काम करना भी पड़ेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, तब तुमको उसका महत्व पता चलेगा। एक तारीख को बैंकों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। कई कंपनियां वाले इसी तारीख को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटते हैं और कई लोग अपनी तनख्वाह बैंक से निकाल कर निकालने आते हैं। सी स्कूल में कोई ढंग का बैंक नहीं था आकाश, इसलिए हमने राजनगर में अपना अकाउंट खुलवा लिया। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि हम अपने कलाकारों को हर हफ्ते तनख्वाह बांटेंगे और हर हफ्ते पैसे निकालने तुमको ही आना पड़ेगा। लेकिन ज़रा सावधान रहना, यहाँ पर लूटपाट की वारदात काफ़ी होती है। गुंडे बदमाश हमेशा ताक में रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए चेरी जी। आकाश जान देकर भी पैसे नहीं देगा। जाल बिछना शुरू हो गया था। शिकार यानी आकाश उसमें फंस चुका था। अब इंतजार था तो बस शिकारी यानी कमिश्नर रंजन का। ये लो, इस बैंक में तो फटाफट काम होता है। पैसे मिल गए। अब चलो 1 मिनट भोले बाबा, ज़रा पैसे तो गिन लो। कम निकले तो जेब से भरने पड़ेंगे और समय भी तो काटना है। ये कमिश्नर अब तक आया क्यों नहीं यार? आ गया। अब नाटक शुरू। आकाश, आकाश, मारे गए। उस पिस्तौल वाले को देख रहे हो ना? यह तो बहुत बड़ा गुंडा है। ये इसने शायद हमको 2 लाख रुपया बाहर निकलते ही हमको लूट लेगा। ऐसा करो, तुम ये ब्रीफ फेस लेकर बाहर निकलो। हम इसका ध्यान बटाते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे यह कोई अफसर लग रहा है, गुंडा नहीं। आजकल गुंडे अफसरों से 100 गुना ज़्यादा कमाते हैं। यह कोई फिल्मी वाले गुंडे नहीं हैं जो देखने में गुंडे लगे।
तुम जल्दी जाओ और लो मेरी पिस्तौल, लेते जाओ। अगर ये गड़बड़ करे तो चला देना, हिचकिचाना नहीं। आकाश को चेरी और जुबिस्को के भाई ब्रिस्टो ने इतना भ्रमित कर दिया कि वह सोचना छोड़कर पिस्तौल और ब्रीफकेस लेकर भागा। और उसी पल ब्रिस्टो बोला, मेरा ब्रीफकेस पैसे भरे हैं उसमें। ब्रिस्टो की आवाज़ सुनकर आकाश चकित रह गया और रंजन मेहरा सतर्क हो उठे। ए रुक जाओ, यह ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, ये पैसे मैं तुमको नहीं दूंगा, ये पैसे कलाकारों की तनख्वाह के लिए है। मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। रंजन मेहरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, ये आदमी मुझे लुटेरा नहीं लग रहा, बल्कि एक भ्रमित इंसान है। सुनो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ न्याय न्याय होगा। मैं पुलिस कमिश्नर रंजन मेहरा हूँ। कमिश्नर मेहरा? पर मुझको तो बताया गया था कि आप अगले ही सेकंड मामला साफ होने ही वाला था। अगर अपनी योजना विफ- अगर अपनी योजना विफल होते देख चेरी बीच में ना कूद पड़ती। बचिए सर, वह आप पे गोली चलाने वाला है। और ये ढाई। चेरी ने जानबूझकर रंजन मेहरा के टिगर पर रखी उंगली को दबा दिया और एक घातक धमाका हुआ। और निशानेबाज द्वारा दिशा पाई हुई गोली आकाश के सीने और पीठ को फाड़ती हुई बाहर निकल गई। आह! एक चीख के साथ आकाश के प्राण पखेरु उड़ गए। ये तो मर गया, ये तुमने क्या किया? मुझ पर कूदी क्यों? मुझे लगा कि आप पर गोली चलाने जा रहा है। मैं तो आपकी जान बचाने के लिए बीच में कूदी थी। मुझे क्या पता था कि आपसे गोली चल जाएगी। ओफ डैम इट! खैर, पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन करके मेरे पर्सनल गार्ड्स को बुलवाओ। बास का प्लान सफल हो गया था। आईजी रंजन के हाथों नक्षत्र के पिता मारा जा चुका था। और नक्षत्र की दुश्मनी पुलिस कमिश्नर रंजन मेहरा यानी ध्रुव के पिता से हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नक्षत्र की दुश्मनी ध्रुव से हो चुकी थी। हमने बीच में आने की कोशिश की, पर तब तक कमिश्नर रंजन बैंक लुटेरे चिल्लाते हुए आकाश पर गोली चला चुका था। पर क्यों उसने मेरे पिता को लुटेरा क्यों बना दिया? उन्होंने तो जिंदगी में एक चींटी तक को नहीं मारा था। पुलिस वाले अनसुलझे केस सुलझाने का नाटक करने अक्सर ऐसा करते हैं। किसी भी बेगुनाह को गोली मार दो और उस पर 3-4 केस करने का इल्ज़ाम लगा मढ़ दो। पापा की लाश का क्या हुआ? उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया। नक्षत्र, यह गल यह गलती कभी मत करना। पुलिस वालों के पास जाना भी मत, क्योंकि अगर तुम उसके पास गए तो सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ नक्षत्र, यह पता चलते ही कि तुम आकाश के बेटे हो, वह तुम पर भी कोई इल्ज़ाम मढ़कर तुमको बंद कर देंगे ताकि तुम कभी कुछ भी ना कर सको। तो क्या करूँ मैं? भूल जाऊँ अपने बाप को? भूल जाऊँ सब कुछ? नहीं, ये सब कभी मत भूलना। भूलना है तो यह भूल जाओ कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो और इन कमीने कमीने पुलिस वालों को जूतों के नीचे रगड़ नहीं सकते। छीन लो उनसे उनकी ज़िंदगी, जिन्होंने हमसे हमारे वफादार आकाश को छीना है। तुम्हारे पिता आकाश को तुमसे छीना है। कुत्ते की मौत मारना उसको। रंजन मेहरा उस ईमानदार सरकारी कर्मचारियों में से थे जिनका घर खर्च आज भी ज़माने में तनख्वाह द्वारा चलता चलता था। शाम को, ये लो रजनी, इस महीने की तनख्वाह। थैंक गॉड, मैं अभी डिपार्टमेंटल स्टोर से सारा सामान मंगवा लेती हूँ। दाल और तेल तो एकदम ख़त्म हो गए हैं। पापा सैलरी ले आए? वाह! पीछे हट, मैं जाऊँगा। मैं बड़ा हूँ ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आगे छोटे जाएंगे। आप लाइन में आइए हजूर। ठीक है, दोहे का भी सत्यानाश मार दिया और मेरे कानों का भी। तू ही पहले ले ले अपनी पॉकेट मनी। आगे तो श्वेता हमेशा ही रहती है खजूर, पर तुम्हारे जैसा लालची मैंने नहीं देखा। करोड़ों रुपए हैं तुम्हारे पास, पर पॉकेट मनी के 300 रुपये के लिए बंदर की तरह उछलने लगते हो। वो तो क्राइम फाइटिंग फंड है बंदरिया, और वैसे भी पॉकेट मनी तो मेरा हक है। मैं करोड़ों रुपए छोड़ सकता हूँ, पर 300 रुपये की पॉकेट मनी नहीं छोड़ सकता। पापा, मेरी पॉकेट मनी पहले मेरे को देना। पापा, 100 रुपये बढ़ाकर पिछले महीने उधार हो गया मुझ पर।
मैंने मम्मी को पैसे दे दिए हैं बेटा, जाकर उनसे ले लो। क्या बात है पापा, आज आप पहली बार अपने हाथों से पॉकेट मनी नहीं बांटी, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ ध्रुव, आज सुबह बैंक में एक लुटेरा मुझसे मारा गया। मेरी परेशानी की वजह यह है कि वह आदमी लुटेरा नहीं लग रहा था। अजीब बात है, आप मुझे पूरी बात बताइए। कमिश्नर रंजन ध्रुव को पूरा घटनाक्रम सुनाते चले गए। ओह, उसकी शिनाख्त हो पाई या नहीं? नहीं, अब तक कोई भी उसके शव को क्लेम करने नहीं आया। शायद उसका कोई संबंधी ना हो, और यह भी हो सकता है कि उसके संबंधियों को इस घटना का पता अभी तक ना लगा हो। पर एक अंदाज़ा तो मैं लगा ही सकता हूँ। उसने कहा कि यह पैसा कलाकारों के लिए है, यानी वह आदमी किसी नाटक कंपनी या म्यूज़िक बैंड से संबंधित हो सकता है। हमने हर थाने में उसके फ़ोटोग्राफ लगा दिए हैं। जल्दी कोई ना कोई सूचना अवश्य मिलेगी। वैसे भी अभी मैं पुलिस हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाऊंगा लगाऊंगा ही। शायद वहाँ कोई जानकारी आए, लेकिन जब तक मैं यह जान नहीं लूँगा कि वह आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। रंजन मेहरा को थोड़ा सा चैन तो जल्द ही मिलने वाला था, क्योंकि उनके द्वारा मारे गए व्यक्ति के शव को क्लेम करने के लिए उसका एक निकट संबंधी पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुका था। तेरी जिद के सामने हम हार गए। यही मुर्दाघर में रखी है तेरे पिताजी की लाश। पर यह काम वह पुलिस वालों को बिना बताए करने वाला था। ध्यान रखना, तुमको लाश एकदम चुपचाप लानी है, वरना अगर तुम पूछताछ के लिए पकड़े गए तो तुम्हारे साथ हम सब भी मारे जाएंगे। घबराओ मत, मैं इस काम के लिए तैयार होकर आया हूँ। मुझको कोई पकड़ नहीं पाएगा। सामने के रास्ते से जाऊंगा तो मेटल डिटेक्टर लगे गेट में घुसना पड़ेगा, और शायद तलाशी भी देनी पड़ेगी। कोई और रास्ता ढूंढता हूँ, शायद कोई खिड़की खुली मिल जाए। जल्द ही नक्षत्र को अपने मतलब की जगह मिल गई। यह अस्पताल का लॉन्ड्री रूम लगता है। एक सफाई कर्मचारी पुरानी चादर लाकर इसी कमरे में रख भी रहा है, और यहीं से अंदर घुसना चाहिए। कुछ ही मिनटों बाद नक्षत्र एक ऐसे रूप में अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहा था जिसमें उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। यहाँ तक तो आराम से आ गया, अब सिर्फ यह ढूंढना है कि मुर्दाघर कहाँ है और उसमें पिताजी की लाश कहाँ रखी है। नक्षत्र की यह छानबीन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर रंजन मेहरा भी पुलिस अस्पताल पहुंच चुके थे। ये कहाँ से आ गया? अगर अगर इसने ब्रिस्टो और मुझको पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से फटाफट निकल लो। लेकिन ये तो सोचो कि अगर इस कमिश्नर का टकराव नक्षत्र से हो गया और नक्षत्र ने इसे यहीं मार डाला, तो बॉस का प्लान फेल हो जाएगा। हमारा मुख्य मकसद तो ध्रुव से नक्षत्र का टकराव है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। बॉस को फटाफट इन्फॉर्म करो, वही कोई रास्ता निकालेंगे। उंगलियां मोबाइल फ़ोन पर थिरकने लगी। और बॉस यह सूचना मिलते ही चिंतित होने की बजाय मुस्कुरा उठा। अरे, इसमें तो हमारा ही काम बन गया। ध्रुव को भी यहीं बुलाकर तिगड़ी पूरी कर देते हैं। कमिश्नर रंजन आकाश के रहस्य की तह तक जाने में जुटे हुए थे। नहीं सर, पूरा दिन निकल गया, लेकिन उस लुटेरे के बारे में कोई भी पूछताछ करने या किसी भी थाने में नहीं आया। शायद हमने उस अज्ञात लाश की जो फ़ोटो खींची थी वह इतनी स्पष्ट नहीं थी। हमको एक दूसरी फ़ोटो भी खींचनी चाहिए। मैं मर जा रहा हूँ, एक फ़ोटोग्राफ़र को तुरंत वहाँ भेजो। इसी वक्त मुर्दाघर के बाहर यह रहा मुर्दाघर। 15 मिनट तक इधर उधर घूमने के बाद मैं आखिरकार सही जगह पहुंच गया। कहाँ जा रहा है? क्या काम है यहाँ पर? इस चादर में मुर्दा लिपटा है क्या? एक मिनट, इसको तो पहले अस्पताल में कभी नहीं देखा। इसकी जेब पर आईडी कार्ड भी नहीं लगा हुआ, और इस स्ट्रेचर पर क्या है? यह चादर तो हिल रही है, इसमें मुर्दा नहीं हो सकता। ठीक समझे, इसमें मुर्दा नहीं है।
इसमें जिंदों को मुर्दा बनाने वाली चीज़ है। असाधारण सिपाहियों की सांस की नली पर सीधा हमला हुआ। उनको गोली चलाना तो दूर, चीखने तक का मौका नहीं मिला। यह है मुर्दाघर का रजिस्टर। सिर्फ दो अज्ञात लाशें, 24 नंबर और 107 नंबर में। इसमें से एक जरूर पिताजी ही होंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और अगर कोई भी इधर आ गया तो उसे घायल सिपाहियों को तुरंत मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर कोई भी इधर आ गया तो उस घायल सिपाहियों को देखकर तुरंत शक हो जाएगा। पर मेरा ट्रेन भेड़िया किसी को इधर आने का मौका नहीं देगा, क्योंकि वह इस अस्पताल में ऐसा हंगामा मचाएगा कि लोगों को, जिंदा लोगों की सुध नहीं रह जाएगी। मुर्दों की तरफ कौन ध्यान देगा सिवाय मेरे। यह रहा वार्ड नंबर 24। लेकिन यह लाश तो पिताजी की नहीं है, यानी दूसरे वार्ड 107 में पिताजी की लाश होगी। ओ तो वो तुम्हारे पिताजी की लाश है, लेकिन इसको चोरी छुपे ले जाने का क्या मतलब है। यानी कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और पुलिस कमिश्नर होने के नाते तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। ओह तो तू है मेरे पिता हत्या ओह तो तू है मेरे पिता का हत्यारा कमिश्नर रंजन। तू शायद किसी और कॉरिडोर से यहाँ आया होगा, वरना मेरे भेड़िया तुझे पहले ही फाड़ खाता। शायद बदला लेने का मौका भगवान मुझे ही देना चाहता है। कब वह फोल्डिंग चाकू नक्षत्र के हाथों में आ गया, कब वह खुला, और कब वह हवा में उछाल मारा, यह ना तो रंजन मेहरा देख पाए और ना ही हम देख पाए। यह रंजन मेहरा की आंखें नहीं देख पाई। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। आह! और अगले ही पल नक्षत्र की ठोकर उनकी ठोड़ी से आ टकराई। धड़ाक! अस्पताल के अंदर भगदड़ मची हुई थी। जिस फोटोग्राफर और इंस्पेक्टर का रंजन मेहरा मुर्दाघर में इंतजार कर रहे थे, वे खुद ही अस्पताल से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मैं तो चला साहब। पुलिस वालों के साथ अस्पताल में हो रहे इस हादसे की खबर किसी और तक भी पहुंचने वाली थी। मैं भी और पुलिस वालों को बुलाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। इस भेड़िए ने तो मेरी सारी गोलियाँ बेकार करवा दी। कोई भी गोली इसको छू तक नहीं पाई है। ट्रेन बढ़िया लगता है, पर यह अस्पताल में आया कहाँ से। सुपर कमांडो ध्रुव तक। हाँ ध्रुव। हाँ ध्रुव बेटे। हाँ ध्रुव बेटे, एक खास खबर देनी है तुमको। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला। कमांडो हेडक्वार्टर से लेना पड़ा। तुम तुरंत पुलिस हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारे बाप की जान खतरे में है। पर तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। लाइन कट गई, लेकिन मुझे यह आवाज़ कुछ जाने पहचानी सी लग रही थी। कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज़। खैर, ये तो बाद में सोचूंगा। पहले अस्पताल पहुंच कर देखूँ कि पापा क्या मुसीबत में आन पड़ी है। अस्पताल के मुर्दाघर में रंजन मेहरा एक शक्तिशाली और कुशल दुश्मन से लड़ रहे थे। धड़ाक! क्योंकि वह इस जगह को अपना परमानेंट घर नहीं बनाना चाहते थे। इसकी शक्तिशाली वार तो जल्द ही मेरे मस्तिष्क को बेहोशी में ढक देंगे। इस पर अगर कोई घातक हमला नहीं किया गया तो शायद ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी पिस्तौल भी वहाँ पड़ी है। अगर मैं उस तक पहुँच सका तो काम बन जाएगा। रंजन मेहरा अपनी सारी शक्ति और अनुभव बटोरकर अपने से कई साल जवान दुश्मन पर टूट पड़े। नक्षत्र कुछ पलों के लिए चकरा गया, और उन्हीं पलों में कमिश्नर रंजन अपनी पिस्तौल उठाने में कामयाब हो गए। घबरा मत लड़के, मैं तुझे मारूंगा नहीं, सिर्फ घायल करूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे कमिश्नर। तुम एक बार बैंक में गोली चला चुके हो। उस बार तो तुम्हारी गोली ने निशाना ढूंढ लिया था, पर इस बार नहीं ढूंढ पाएगी। नक्षत्र ने बड़ी फुर्ती और शक्ति से वॉल्ट नंबर 24 की लाश को अपनी और गोलियों के बीच में खींच लिया, और कमिश्नर रंजन के कुछ समझ पाने से पहले ही वह लाश उन पर फेंक दी। नक्षत्र ने तेजी से पोस्टमार्टम स्लैब पर रखे पोस्टमार्टम करने वाले औजार में से हथौड़ा खींच लिया,
और उनको एक जोरदार प्रहार दे मारा, जिससे रंजन मेहरा करा उठे और वह बेहोश हो गए। आज उनको खुद अपनी जान बचाना बड़े मुश्किल लग रही थी, क्योंकि अस्पताल में तबाही मचा रहा भेड़िया किसी को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ओ ओ भेड़िए, तू क्या इसे जानवरों का अस्पताल समझकर आदम का है? हम डॉक्टरों को मरीज बना देगा, बचाओ। वैसे तो डॉक्टर वैसे तो डॉक्टर ही आमतौर से लोगों का की जान बचाते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर की जान बचाने के लिए दूसरे केस के डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो दवाई से नहीं बल्कि लात घूंसों से लोगों के दिमाग ठीक कर देता है, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव। आप लोग यहाँ से निकलिए, मैं इस आफत से निपटता हूँ। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग के लिए, और कमेंट कीजिए आपको ये भाग कैसा लगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।